शुरू में तो सियासी जमातों के कुछ रहनुमा इन गैंगों को सपोर्ट करते थे, जैसे अरशद पप्पू या रहमान डकैत। लेकिन बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहमान डकैत प्रॉपरली मतलब हिमायत भी उनको हासिल थी। लियारी के रहने वाले एक साहब थे, काला नाग उनको कहते थे। उसका ट्रेंड था खालिसतन क्रिमिनल एस्पेक्ट कि वो मनशियात लाता था और फरोख्त करता था। फिर जब वो ख़त्म हुए तो शेर मोहम्मद और दाद मोहम्मद दो भाई थे, वो मारूफ हुए शेरू और दादल के नाम से। गैंग नहीं थे उस ज़माने में, छोटे लेवल पर पर्स स्नैचिंग, चर्स बेचना या किसी को पिटवाना, ये काम करवाते थे। और उनके पीछे होती थी उस दौर के जो सियासी लोग होते थे, रहनुमा, MNAs, MPs। उस ज़माने में सिनेमा का दौर था, फिल्म सिनेमा हाउस का दौर था। कराची में कई 100 सिनेमा थे, अब उनमें से आहिस्ता आहिस्ता प्लाजे बन गए। तो शेरू दादल क्या करते थे, सिनेमा पर कतारें लगवाया करते। ब्लैक का टिकट भी अगर लेना होता था तो वो जो है कहा जाता था जी फिलहाल गैंग के बंदा वहाँ खड़ा है, वो आपको लियारी का जो बंदा है वो आपको ब्लैक का टिकट दिला सकता है। ऑर्गेनाइज फॉर्म में तो ये आए बिल्कुल ये लेट 90s में, और अर्ली 2000 के जो शुरू हुआ उसके अंदर बड़े ऑर्गेनाइज हुए। वो उन्हीं पुराने गैंगस्टरों के बच्चे ही हैं जो आगे आके उन्होंने इस गैंग को प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज शक्ल दी। फिर 93 में बाबू डकैत का नाम बड़ा मशहूर हुआ, रहमान का नाम बड़ा मशहूर हुआ। तो ये दो गैंग्स थे वहाँ पर। रहमान डकैत जो था वो हाजी लालू के ग्रुप का कारिंदा था पहले। जो दूसरा ग्रुप था वो इकबाल बाबू डकैत का ग्रुप था। इकबाल बाबू डकैत जेल पकड़ा जाता है, जमानत पर रिहा होता है, अपने बेटे के साथ अदालत जाते हुए रक्शे में मारा जाता है। 2004 में हमें इतना मिली कि बाबू डकैत जो है कोर्ट जा रहे हैं रिश्ते में, तो हम लोग पहले से बैठ गए वहाँ रास्ते में। जैसे ही वो आया हम लोगों ने इस पर TT पिस्टल और कलाशन कोर्टों से फायरिंग किया। यहाँ ये होता है कि हाजी लालू चालबाजी के साथ क्या करता है कि उज़ैर बलोच के वालिद को अगवा करवा लेता है। उज़ैर बलोच के वालिद इस शहर का मारूफ ट्रांसपोर्टर फैज़ मोहम्मद बलोच। फिर ये होता है कि उज़ैर बलोच के वालिद से तावान भी वसूल कर लेते हैं और कत्ल भी कर देते हैं। उस अगवा के मुकदमे में रहमान बलोच या रहमान डकैत और हाजी लालू का दूसरा बेटा यासिर अरफात और दीगर लोग गिरफ्तार होते हैं। अरशद पप्पू और रहमान डकैत जो पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन एक जेल में बंद होने के बाद अरशद पप्पू रिहा हो गया और रहमान डकैत जेल के अंदर रहा। जब वो जेल से निकले तो वो उन्होंने एक मुखालिफ गैंग बना दी और वो लड़ाई चलती रही। बाद में फिर सियासी जमातों की एक बैकिंग मिली दोनों ग्रुपों को, तो वो फिर आगे जाके फिर वो एक पीक शक्ल में, मतलब इनके फिर एरिया टेरिटरी पे हमले होते थे। इसने उसका बंदा मार दिया, इसने उसका बंदा मार दिया। हमने एक बहुत बड़ी रेड की थी रहमान के घर पर हब में, जहाँ एक वी हैड मैसिव शूट आउट। उसमें बल्कि हमारे 4 जो ऑफिसर्स और जवान थे शहीद हो गए, और उसमें इनफैक्ट असलम, मैं और इरफान बहादुर, हम तीनों ज़ख्मी हुए थे। जब इनिशियली रेड पर हम गए तो हम बिल्कुल फ्रंट पर थे। वहाँ जब फायरिंग हो गई तो हमने जब मुड़कर देखा तो बाकी जो हमारी नफरी थी वो हम तक नहीं पहुँच सकी। तो हम काइंड ऑफ एक जगह फंस गए थे वेयर विद ऑल 3 ऑफ अस बीइंग वुंडेड, वेयर जहाँ से हम आई थिंक देयर वर जस्ट मे बी 7-8 ऑफ अस फाइटिंग। और सुबह जब मैंने कॉल वॉल की तो कि जी हमें कोई वो भेजे, रीइंफोर्समेंट्स भेजें। तो उन्होंने कहा यार आपको सुबह तक ज़िंदा रहना होगा रीइंफोर्समेंट्स के लिए। वो रात के कोई मेरे ख्याल से उस टाइम 2-3 बजे होंगे। तो वो जो 3-4 घंटे थे फजर तक के, वो अगेन इट वाज अ वेरी ट्राइंग टाइम, बिकॉज एज आई सेड असलम जिसका इन जैसी चीज़ों में ज़्यादा तजर्बा था वो ख़ुद ज़ख्मी हो गया था। मैं भी ज़ख्मी था, लेकिन मेरी टांग में लगी थी, इसलिए आई वाज स्टिल फंक्शनिंग। पीपुल्स पार्टी ने और उस वक्त MKM ने अपने अपने तौर पर कोशिश की। वो ये चाहते थे कि यहाँ हमारी बात हो और वो ये चाहते थे यहाँ हमारी बात हो, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है।
शुरू में तो सियासी जमातों के कुछ रहनुमा इन गैंगों को सपोर्ट करते थे, जैसे अरशद पप्पू या रहमान डकैत। लेकिन बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहमान डकैत प्रॉपरली मतलब हिमायत उनको हासिल थी। जब बेनज़ीर भुट्टो 2007 में अपनी जिला वतनी ख़त्म करके वापस आ रही थी पाकिस्तान और कराची में इसका इस्तेक़बाल हो रहा था, तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी रहमान डकैत के ही हवाले की गई थी और उन्हीं के गार्ड्स थे जो उसकी प्रोटेक्शन पे डिप्यूट किए गए थे। और हम देखते हैं कि उस हमले के अंदर भी जो बहुत सारे लोग मारे गए थे वो लियारी के ही थे। नहीं, ये बहुत गलत इंप्रेशन है कि लोग कहते हैं कि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था शहीद बीबी के ट्रक पे उस दिन रहमान डकैत भी साथ था। बिल्कुल गलत है। उस वक्त मैं खुद ट्रक के ऊपर था, उस वक्त रहमान नहीं थे। लेकिन हाँ, लड़के जो है वो जो जानिसार बेनज़ीर नाम दिया गया था या जिनका नाम जानिसार था, वो लियारी के लड़के थे। अब उनको कहना कि रहमान के लड़के थे वो गलत है। वो लियारी के पार्टी के जानिसार थे और पार्टी के वर्कर्स थे। तो हाँ, रहमान सपोर्ट ज़रूर पीपल्स पार्टी को करता था। जो 2008-9 के बाद जो वहाँ हालात बनने शुरू हुए, उसमें ऑब्वियसली ये जो गैंग्स थे उन्होंने अपने आप को इन अ वे रीब्रांड करने की कोशिश की एज ए काउंटर फोर्स टू MQM, और they tried to gain the protection or this thing of umbrella of other political parties. इसी पीपल्स पार्टी की हिमायत में रहमान डकैत ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से सब गैंगों को एक साथ किया। छोटे मोटे गैंग मुख्तलिफ इलाकों में, माड़ीपुर में, मोहाजगोड में, मुख्तलिफ इलाकों में उसको एक करके एक ऑर्गेनाइज फ्रंट बनाया, उसको नाम दिया पीपल्स अमन कमेटी का। रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नज़ीर और अकील के हमरा मारा गया। बहैसियत SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत जो फोन काट दिया। इस सारी गैंग की पॉलिटिक्स में हमें उज़ैर बलोच नज़र नहीं आया। उज़ैर बलोच के वालिद एक ट्रांसपोर्टर थे और कराची से शाकी एक मज़ार है, वहाँ की बसें चलती थी जिसके पीछे लिखे भी होते थे उज़ैर कोच। तो ये बेसिकली अपने वालिद के इवेंट्स के लिए रहमान के साथ शामिल हुआ था। और जब रहमान मारा गया तो इसको ग्रोह का सरबराह बनाया गया, बिकॉज ही वॉज़ वेरी क्लोज टू रहमान। और रहमान का जो बेटा था वो छोटा था। हालांकि दस्तरबंदी हुई भी थी रहमान बलोच के बेटे की कि जब वो बड़ा होगा तो वही पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह बनेगा। तो फिर एक दौर शुरू होता है उज़ैर का। उज़ैर के दौर में ये हुआ कि 2 फ्रंट थे फिर गैंग के। एक था पॉलिटिकल फ्रंट जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी, जिसके तहत ये लोग चैरिटी का काम भी करते थे, मतलब किसी का मसला हल करना हो, क्योंकि इनके MNS भी इनके थे, MPs भी इनके थे, और पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट में थी पीछे। और एक था इनका जो मिलिटेंट विंग, आर्म विंग, जिसके तहत ये लोग राइवल्स को मारते भी थे और बत्ता भी लेते थे बड़े हाई लेवल पे। असल गैंग बनाने में जो उसको सपोर्ट मिली वो होम मिनिस्टर की मिली, उस वक्त के होम मिनिस्टर की, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की। और मैं उस वक्त MNA भी था, मिनिस्टर भी था। तो उस सपोर्ट में जब रहमान मारा गया तो मैंने एक वार्निंग उनको दी कि आप लोग सरेंडर करें। रेंजर्स को हम एक शर्त पे हमने कहा था कि हम गिरफ्तारी दूंगा मैं, कि उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह रेंजर्स खुद करे, हमें इस हुकूमत पे भरोसा नहीं है। मैं होम मिनिस्टर के पास गया और मैंने कहा कि उज़ैर और उसकी गैंग जो है सरेंडर होने के लिए तैयार है। लेकिन फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इंटरवीन कर गया और उसने उनको मना किया कि आप लोग सरेंडर मत हो, आप लोग मेरे लिए काम करें। फिर हम देखते हैं कि 2013 में इसी पीपल्स अमन कमेटी के लोगों को टिकट दिया गया, पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। शाहजहां बलोच MNA बने और 2 MPs बने लियारी से। और ये लड़ाई चलती रही फिर अरशद पप्पू के साथ। फिर अरशद पप्पू ग्रुप बड़ा कमज़ोर हो गया। उज़ैर के घर में कौन सा पॉलिटिशियन है जो नहीं गया है? गौस अली शाह गया कि जी मुस्लिम लीग नून में आप शामिल हो जाएं। अयाज लतीफ़ पलेजो गया है। इवन हमारे मौलवी तारिक जमील साहब गए वहाँ पर। शायद अफरीदी गया। कौन कौन है जो नहीं गया? उस अशाइये के बाद फरियाल से वो यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पर आई थी। वो मुझसे मिलने आई थी, मेरे मदर इन लॉ से मिलने आई थी। यहाँ पर हम सबसे मिली थी और मेरी बच्चियों से मिली थी और उसने मेरी बच्ची को गोद में उठाया था और हमारे सर पर हाथ रख के कहा था कि वो इनकी वारिस है, वो हमारी वारिस है। इसलिए ये बात भी कही थी कि वो हमारी पुप्पो है। मेरे 1-2 फोटो चले, ये उस वक्त के फोटो थे जब उज़ैर
रहमान जिंदा था और उज़ैर क्राइम में नहीं था। उज़ैर पे सिर्फ एक केस था, कोई चोरी का केस था। वो जेल से अपना जो है सेंटेंस पूरा करके बाहर भी आया था और उन दिनों में वो एक मतलब आम शख्स की तरह घूमता था और क्राइम में था ही नहीं, क्योंकि रहमान था। रहमान के मरने के बाद वो फिर क्राइम में आया। छठे दिन का ऑपरेशन आज भी जारी है। यहाँ पे चौकियां कायम कर दी गई हैं, बहुत सारे दहशतगर्द यहाँ से पकड़े गए हैं, कुछ जख्मी हुए हैं और हुई क्वांटिटी में वेपन यहाँ से बरामद कर लिया गया। तो ये है कि इस ऑपरेशन को जो ऑर्गेनाइज किया गया उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। मैं अभी जिस इलाके से आ रही हूँ, उस्मानाबाद और कच्ची आबादी का इलाका है, मैं उन घरों से होकर आ रही हूँ जहाँ पे गोलियां लगी हैं। मैं उन खवातीन से, बच्चों से मिलके आ रही हूँ। सितंबर 2013 तक स्टेट चाहती भी नहीं थी, कोई सीरियस अटेम्प्ट किया नहीं कि इनको कंट्रोल किया जाए। एक अटेम्प्ट हुआ था, उस दौर में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने शुरू किया था, लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम हुआ, उसको वापस लेना पड़ा। वो ऑपरेशन ये हुआ था कि वो एक पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी, उनके करीबी रिश्तेदार थे, उनके लिए वो लोग सीट बना रहे थे कि आप लियारी की सीट उनको दें, ओवैस टप्पी के लिए, जो रज़ारी साहब के मुँह बोले भाई भी थे। इन्होंने मुखालफत की, जिसके ऊपर एक टास्क दिया गया चौधरी असलम को कि आप गैंग ख़त्म करें, लेकिन वो बड़ा रिएक्शन हुआ, उसके अंदर बड़ा वायलेंस हुआ। एक SHO और मुख्तलिफ पुलिस वाले काफ़ी मुतहद मारे गए उसमें। बाद में वो ऑपरेशन कुछ दिनों के बाद वापस लेना पड़ा। अब आप एक होम मिनिस्टर आप जैसा शरीफ आदमी को कहेगा मेरे लिए काम करो, तो आप भी बदमाश बन जाओगे। तो वो इस तरीके से फिर एक बड़ा एक उसने नेटवर्क बना लिया और इतना नेटवर्क वो बड़ा बन गया और इतना ख़तरनाक बन गया कि लोगों के सर काट के फुटबॉल खेलना ये लहरी के अंदर पहली दफ़ा हुआ है। अरशद पप्पू की जिस तरह कत्ल हुआ, उसके मतलब उसको बेहेड करके उसके सर से फुटबॉल खेले गए और उसकी वीडियोस वाइडली शेयर की गई ग्रुपों में, और उस पर ये वो चीज़ थी जिसके बाद पीपल्स अमन कमेटी का या इनका जो खौफ था वो फैल गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। हैवानियत ये देखकर शर्मा जाए कि इस तमाम बर्बरियत के दौरान तमाशबीन भी मौजूद रहे। और इसका खौफ से ना लियारी बनी, पहले कराची भर में फैल गया कि भाई दे आर सो क्रूल, और मतलब और उसके बाद हम देखते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस पूरे लियारी भर में, और लियारी से भी एक्सपेंड कर गए लोग बाहर भी। मुझे बिल्कुल ये हकीकत है कि लियारी वाना बन गया था, वज़ीरिस्तान बन गया था। हर एक इलाके का एक कमांडर था जो पीपल्स अमन कमेटी या लियारी गैंग वॉर का था, और उनको टारगेट ही यही दिया गया था कि नबी लियारी में नज़र आए तो उसको मार देना। और मैं जाता ही इसीलिए था कि अगर वो मुझे नजर आए तो मैं उनको मारूं। अपना 5 साल सीट बचाने के लिए इन लोगों को शर्म आना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के वोट बैंकर और जियालों पे तशद्दुद करते हैं। तो नजर ये आता है कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों के कातिल पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं। हम समझते हैं कि सरकारी कातिल है, रहमान मलिक कातिल है। एक टाइम में जब पीपल्स अमन कमेटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज करना शुरू किया, तो फिर पीपल्स पार्टी समझ गई कि अब ये काफ़ी मतलब ये कुछ ज़्यादा हो गया और वी शुड कंट्रोल इट। मगर ये पीपल्स पार्टी ने कंट्रोल नहीं किया। ये तो वो जो ऑपरेशन शुरू हुआ इसकी जिम्मेदारी रेंजर्स को दी गई, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे सब मिल के, नून लीग की हुकूमत थी, और तो उसके अंदर बेसिकली ये गैंग कंट्रोल हुए। There is a consensus that action needs to be taken against criminals and terrorists. You can call it whatever you want. All I will say is there will be specific and targeted action. तो नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ एक मीटिंग की कराची में आकर गवर्नर हाउस में, चौधरी निसार साहब भी साथ थे, तो उस वक्त जो है ये तय हो गया था कि ऑपरेशन करना है, और आर्मी चीफ ने जो है ये डायरेक्टिव दे दिए थे अपने रेंजर्स को, गो हेड दे दिया था। और मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब थे, उन्होंने शुरू किया था, और उनके बाद जो DG ISI बने रिजवान, मेजर जनरल रिजवान साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया। जो सितंबर 2013 का ऑपरेशन था नवाज शरीफ के दौर में, जिसके अंदर मिलिट्री और सियासी लीडरशिप एक साथ बैठी कि अब काफ़ी हो गया है, और TTP हो या लियारी गैंग वार हो या एथनिक पार्टियों की गैंग्स हो, इन सब के कलर हमारा करना चाहिए। तो उसके बाद वो ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने हकीकी बुनियादों पे इनको ख़ात्मा किया।
सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बेसिकली लियारी की गैंगों से, और उसके अंदर हम देखते काफ़ी जो उनकी लोकल मिड लेवल वो लेवल कमांडर थे वो मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ उस ऑपरेशन में। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो लोकल इंटेलिजेंस लेने के लिए मैंने अपना किरदार अदा किया टू सपोर्ट द फोर्सेस जो ऑपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मैं लोकल सपोर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इस इलाके में, इस गली में कौन क्रिमिनल रहता है या कब वो अपने घर आता है या वो किधर मिल सकता है, इसको लोकल इंटेल कहते हैं। फिर बाद में जब ऑपरेशन शुरू हुआ सितंबर 2013 में, और हम देखते हैं कि फिर ये गैंग खुद टूट जाता है। पीपल्स अमन कमेटी उज़ैर बलोच का अपना गैंग बन जाता है और बाबा लाडला का अपना गैंग बन जाता है, और कमांडर भी आधे डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर वो जो आपस में जो खूनरेज़ी शुरू हुई उससे लियारी बड़ा इफेक्ट हुआ। कुछ लोग बाकी चले गए, जैसे उज़ैर बलोच खुद ईरान चला गया था। ईरान का मसला है कि जो कराची की जो लियारी में जो बलोच आबाद है, ये ज़्यादातर इनका ताल्लुक ईरान के जो एक सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, ये वहाँ से, और इनके पास डुअल नेशनलिटी भी होती है, जाते रहते भी है। तो इसलिए वो वहाँ गया, ईरान गया। इसको फिर वहाँ से मतलब पकड़े भी गए, फिर आजकल तो बंद है वो। जब वहाँ पर गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई कि रेड वारंट इशू किया जाए उज़ैर बलोच का, और उज़ैर मस्कत और दुबई में मफरूर था, लेकिन जब मैं गया चौधरी निसार से मिलने और इंटीरियर मिनिस्ट्री में गया तो 6 महीने तक सिंध होम डिपार्टमेंट से वो फाइल फेडरल गवर्नमेंट को नहीं मिली थी। फिर मैंने बड़ी वहाँ पर भागदौड़ करके कोशिश करके होम डिपार्टमेंट से निकाल के रेड वारंट वो यहाँ पर मैं लेकर आया इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में फिर होम मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री के सेक्शन ऑफिसर के ड्रॉ में पड़ा रहा 3 महीने। वहाँ से निकाला, फिर वहाँ से निकाल के मिनिस्टर साहब ने, चौधरी निसार साहब ने बड़ी मुझे मदद की इसमें। फिर FIA को भेजा, फिर FIA ने इंटरपोल को लिखा। इस तरीके से इंटरपोल के लिस्ट में आ गया मोस्ट वांटेड में उज़ैर। तो जब ये उसमें आया तो फिर उसके बाद मुझे पता चला मेरे सोर्सेज से कि ये जो दुबई में बैठा हुआ है ये ईरानी पासपोर्ट के साथ बैठा हुआ है। इसके पास जो है ईरान का नेशनलिटी है और नाम भी उसका फेक नेम यूज़ कर रहा है। वो मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला, वो मैंने प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री को, जिन्होंने फिर दोबारा से रेड वारंट इशू किया और इंटरपोल में जो फेक नेम यूज़ हो रहा था और वो जो पासपोर्ट नंबर था वो दिया। इसी तरीके से जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था दुबई का, तो वहाँ पे फिर बॉर्डर पे वो पकड़ा गया इसी फेक नेम से, और पकड़ने के बाद भी जब उसको वहाँ पे दुबई में रखा जेल में, तो उसको उसके इतने सोर्सेस थे कि वहाँ से भी उसको रिलीज़ किया जा रहा था। लेकिन फिर उस वक्त DG ISI जो थे रिजवान साहब जो है, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और उन्होंने शेख मोहम्मद से बात करके फिर जो है उसको भेजा गया यहाँ पर अरेस्ट होके ऑफिशियली। फिर वो पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ और जब से जेल में, और उसके ऊपर आप देखें जासूसी का भी केस चल रहा है। हर दौर की पुलिस ने अपना काम अगर ठीक अंदाज में किया होता तो वो काला नाग, उसका फन पहले ही रोज़ को चल दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने मकसद बरारी की, अपना मकसद हल किया, कभी कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कर लिया। पुलिस का ये बड़ी तंकीद होती है पुलिस या और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पे कि फेक इनकाउंटर करते हैं, शूट आउट करते हैं। इसकी वजह मेरे ख्याल में ये कि जो एक तो इनकी अपनी जो पुलिस या जो हमारा इन्वेस्टिगेशन उसकी वो है, इनकी अपनी कमज़ोरी कहे या खामियां कहे कि ये कोर्ट में जाके किसी भी क्रिमिनल को मतलब प्रूव नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी खामियां हैं हमारे जुडिशल सिस्टम में, हमारी प्रोसिक्यूशन में बहुत बड़ी खामियां हैं। और ये एक वजह है कि इनके जहन में ये कि जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, कोर्ट से रिलीज हो जाएगा तो उसको आप फेक इनकाउंटर में मारे ताकि इससे जान छूट जाए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी आप देखिए उज़ैर बलोच पे कोई दर्जनों केस हैं और डेली किसी न किसी केस में रिहा हो रहा होता है कि यार, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ आई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है। उज़ैर बलोच के मुकदमात जो आगे बढ़ रहे हैं, उज़ैर बलोच के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। जो प्रोसिक्यूशन और
जो तफ्तीश है वो उसमें नाकिस तफ्तीश की वजह से मुसलसल उज़ैर बलोच को कामयाबी मिल रही है। उज़ैर बलोच को एक और केस में बरी कर दिया है। अदालत ने अगवा बराए तवान और कत्ल के केस में उज़ैर बलोच और उसके भाई ज़ुबैर बलोच को बरी करने का हुक्म दिया है। क्यों कोई बंदा है गवाह देने के लिए? उसको अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है। अगर ये चीज़ें उस टाइम ख़त्म होगी जब आप विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट या जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करें। मतलब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल्स की परेड नहीं होती जो पकड़े जाते हैं, हमारे विटनेस की होती है। विटनेस को बुलाते हैं, सबके सामने कहते हैं कि यार आप देखो कौन किसने किसको मारा है। अब वो विटनेस उसको पता है कि यार ये कल किसी को बोल देगा इसने हमारे खिलाफ गवाही दी तो हम मार देंगे, तो विटनेस सामने आता नहीं है। तो मेरे ख्याल में बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इनको प्रोसिक्यूशन को बेहतर करने के लिए। विटनेस प्रोटेक्शन के लॉज है उसको इम्प्लीमेंट करने की, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। आप नाम इस्तेमाल ना करें, आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करें कि उनके फेस सामने ना आए। जो एक जनरल इशू कराची में रहा है एक तवील अरसे से, वो ऑब्वियसली इस किस्म की पॉलिटिकल मिलिटेंसी का रहा है, वेयर चाहे MQM हो चाहे कोई और जमातें हों, उनके जो मिलिटेंट्स थे उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलती थी, या वो एक इमेज दिया जाता था कि उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। एंड दैट वाज अ टफ टाइम फॉर द पुलिस because and again उसके वेरियस वो रहे कि हाउ पीपल गॉट थ्रू इट। मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ होती है वो बड़ा मैटर करती है। पुलिस चूँकि गवर्नमेंट के अंडर में आती है, अगर गवर्नमेंट चाहती तो पुलिस पे कर लेती। तो मुझे ये लग रहा है कि आप देखिए कि 2007 से लेकर 13 तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वायलेंस में इन्वॉल्व थी वही रूल कर रही थी। तो स्टेट नहीं चाह रही थी कि हम कुछ करें, तो पुलिस तो वो तो वेट करती है ऑर्डर का, पुलिस या रेंजर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।